मौजूदा दौर को रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का दौर कहा जाता है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि किसी भी रीजन की कंट्री आपस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जो दूसरे एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन भी सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। लेकिन जब हम साउथ एशिया हम देखते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि साउथ एशिया में उसके मेंबर कंट्रीज के दरमियान इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत कम है, और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन या सार्क इनफेक्टिव क्यों है। ज्योग्राफिकली साउथ एशिया में 7 कंट्रीज आते हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पॉलिटिकली अफगानिस्तान भी इसमें इंक्लूड होता है। यही वजह है कि सार्क के जो मेंबर्स हैं वो 8 हैं। इंडिया की साउथ एशिया में एक बड़ी प्रीएमिनेंट पोजीशन है, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया का शेयर साउथ एशिया की टोटल पॉपुलेशन में 74% है, टोटल एरिया में 64.5% है, इकोनॉमी में 79% है और फॉरेन ट्रेड में 82% है। इंडिया साउथ एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और इसका मिलिट्री बजट या डिफेंस बजट भी साउथ एशिया के बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का जो शेयर है साउथ एशिया के टोटल डिफेंस बजट में वो 85% है, जबकि इसका शेयर टोटल जो आर्म फोर्सेस हैं साउथ एशिया में उसमें इंडियन आर्म फोर्सेस का शेयर 66% है। इसके अलावा अफगानिस्तान के अलावा इंडिया के लैंड बॉर्डर्स बाकी तमाम साउथ एशियन कंट्री से मिलते हैं या उनकी दूसरे साउथ एशियन कंट्री के साथ इंडिया की बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, जैसे श्रीलंका और मालदीव, वो दोनों आइलैंड हैं। अब दुनिया के किसी भी रीजन में अगर हम नज़र डालें तो हमें नज़र नहीं आएगा कि कोई एक कंट्री पूरे रीजन को इस तरीके से इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली और मिलिटरीली डोमिनेट करता है जैसे इंडिया साउथ एशिया को करता है। अब इंडिया अपने इस डोमिनेंस की वजह से, डोमिनेंट पोजीशन की वजह से, वो रोल भी ऐसा चाहता है कि वह पूरे साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को अपना एक सुपीरियर माने और इंडिया अपने आप को रीजन का एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल में देखता है, जैसे कि यूएस से यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और रिसेंट ईयर्स में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पावर में आने की वजह से इंडिया की पोजीशन और ज़्यादा हार्डन हो गई है और इंडिया में जो पहले एक सेकुलरिज्म था वो तकरीबन अब ख़त्म हो गया और उसकी जगह हिंदुत्व या हिंदू नेशनलिज्म ने ले ली है। तो मोदी और बीजेपी की इन पॉलिसीज़ की वजह से रीजन में और जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, वो इंडिया से काफ़ी सस्पिशियस है और वो नहीं चाहते कि इंडिया जो है इस पूरे रीजन में एक बिग ब्रदर का जो एक रोल है वो करे। और ये इंडिया ही है जिसके साथ साउथ एशिया के जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके बायलैटरल डिस्प्यूट्स भी हैं। तो यही वजह है कि साउथ एशिया दुनिया का सबसे कम इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन है। अब इसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि साउथ एशिया क्यों वर्ल्ड का सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, तो हम आपको बताएंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को असेस करने का जो दुनिया में सबसे बड़ा पैमाना है, मेजरमेंट है, वो है इंट्रा रीजन ट्रेड। इंट्रा रीजन ट्रेड का मतलब ये है कि किसी रीजन का, कंट्रीज का जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें उस रीजन का ट्रेड का कितना शेयर है। मसलन एक रीजन के कंट्रीज पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उनका ग्लोबल ट्रेड होगा और वो जो आपस में ट्रेड कर रहे होंगे
उसको हम कहते हैं इंट्रा रीजन ट्रेड। अब साउथ एशिया की मिसाल लें कि साउथ एशिया के कंट्रीज़ का जो ग्लोबल ट्रेड है वो 1.35 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन उनका इंट्रा रीजन ट्रेड सिर्फ 32.45 बिलियन डॉलर है, और इंट्रा रीजन ट्रेड का उनके ग्लोबल ट्रेड में साउथ एशियन कंट्रीज़ का शेयर सिर्फ 4.8% है, यानी 5% से भी कम है। इसके मुकाबले में अगर आप बाकी रीजनल ब्लॉक्स की तरफ देखें तो आसियान में इंट्रा रीजन ट्रेड का शेयर 25% है, यूरोपियन यूनियन में 70% है, और जीसीसी में 12% है। इससे पहले हम आगे चले, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। अब हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा शुरू से ही टेंस रिलेशंस रहे हैं, और ज़्यादातर इन दोनों के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो एंटागोनिस्टिक रहे हैं। इनमें से आप जानते हैं कि सबसे जो पुराना इशू है वो कश्मीर इशू है, जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ। इसके अलावा इंडस वाटर शेयरिंग भी इतना ही पुराना इशू है जितना कश्मीर है, और अब रिसेंटली जब इंडिया ने यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया तो ये इशू जो है दोबारा रीसर्फस हो गया। इसके अलावा इंडिया ने फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, और इसके अलावा मिलिटेंसी का भी, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी इश्यूज भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। और इनके दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये जो इश्यूज़ हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या वाटर शेयरिंग इशू हो, इसने इन दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिलेशंस को भी अफेक्ट किया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इंडिया के बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसके साथ, कुछ कंट्रीज़ के साथ क्या डिस्प्यूट्स हैं। अब स्टार्ट करेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के दरमियान। तो इसमें पहले आप ये देखें कि श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें सबसे जो बड़ा ग्रुप है एथनिकली श्रीलंका में, जिनकी गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, वो सिन्हाला ग्रुप है, और जिनकी ज़ुबान है सिन्हालीज है। और जो दूसरा बड़ा जो वहाँ पे ग्रुप है, या दूसरी सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है, वो तमिल्स का है, जिनका शेयर टोटल पॉपुलेशन में 15% है। और यही वजह है कि सिन्हाला और तमिल एथनिक सिटी के दरमियान काफ़ी अरसे से टेंशन्स की सिचुएशन रही है, और यही वजह है कि कुछ साल पहले तमिल इंसर्जेंसी भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी श्रीलंका में। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आप ये देखें कि ये श्रीलंका और इंडिया के दरमियान लैंड बॉर्डर तो है नहीं, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड है, तो इनके दोनों के दरमियान एक नैरो वाटर चैनल है जिसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। और श्रीलंका का और का जो करीब तरीन जो इंडिया की स्टेट आती है वो तमिलनाडु आती है। अब तमिलनाडु जैसे कि नाम से जाहिर है ये तमिल मेजॉरिटी स्टेट है, यानी कि जो मेजर यहाँ पे एथनिक कम्युनिटी है वो तमिल है। इसके अलावा श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है श्रीलंका का, जो कि इंडिया की तरफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसका नाम जाफना है, जो उसका एक पार्ट है, वहाँ पे भी तमिल जो है वो मेजॉरिटी में रहे हैं। तो यही वजह थी कि तमिल के पास में उनकी एक डिमांड थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनमी जो है वो दी जाए श्रीलंका में। तो इसको लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, और यही वजह है कि तमिल में जाफना में या श्रीलंका में तमिल इंसर्जेंसी जो है 1980s में शुरू हो गई। अब क्योंकि इंडिया में तमिलनाडु जो है ज़ाहिर है वहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग थे और दूसरी तरफ भी तमिल थे, तो इस वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी तमिल्स की, डिप्लोमेटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, और इस सिविल वॉर के दरमियान में। और बाद में फिर ये हुआ कि जब श्रीलंकन ट्रूप्स ने बहुत ज़्यादा तमिल्स पे एक सख्ती शुरू कर दी, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा तमिल पॉपुलेशन जो है वो मारी गई। तो उसके जवाब में श्रीलंकन और इंडिया ने अपना कंसर्न शो किया, और फिर श्रीलंका के साथ उसने एक एग्रीमेंट किया, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने ट्रूप्स श्रीलंका में भेज दिए, जिनका मकसद ये था कि तमिल पॉपुलेशन जो थी, जो कि खुद वो किसी जंग का हिस्सा नहीं थे, उसको सेव किया जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि इंडियन ट्रूप्स और तमिल टाइगर्स, जो कि तमिल की मेन इंसर्जेंसी ग्रुप था, उनके दरमियान जो है वो एक लड़ाई शुरू हो गई,
और दूसरी तरफ जो श्रीलंका की ओवरऑल पॉपुलेशन थी उसने भी इस चीज़ पे ज़्यादा काफ़ी कंसर्न का शो किया कि इंडियन ट्रूप्स जब उनकी कंट्री में आ गए तो उससे उनकी सोवरेनिटी ख़त्म हो गई। अगर जहाँ 2009 में श्रीलंका की सिविल वॉर जो है वो ख़त्म हो गई और तमिल इंसर्जेंसी को कुचल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंकन्स के जहन में ये क्वेश्चन चीज़ें अभी भी हैं कि इंडिया ने उनके कंट्री में इंटरफेरेंस की थी। और आप ये भी जानते हैं कि राजीव गांधी जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनको 99 में असैसिनेट कर दिया गया। उनको असैसिनेट भी एक सुसाइड ब्लास्ट में एक तमिल खातून ने किया था। उसकी वजह ये थी कि जब इंडिया ने अपने ट्रूप्स श्रीलंका में भेजे थे तो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। अब हम आते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की तरफ। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश के चारों तरफ जो है वो इंडिया है। इंडिया के तकरीबन 5 स्टेट्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया। वेस्ट बंगाल है जिसमें मिजोरम आ जाता है, असम आगा और मेघालय आ जाता है। ये जो स्टेट्स हैं ये बांग्लादेश के साथ इनके लैंड बॉर्डर जो हैं वो मिलते हैं। अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरह एक लो राइपेरियन कंट्री है और जो बांग्लादेश में दरिया आते हैं वो इंडिया से होके आते हैं। और इंडिया और बांग्लादेश जो है वो टोटल 56 रिवर जो हैं वो शेयर करते हैं। इनमें गंगा, जमुना जिसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है और मेगा रिवर जो है वो कहा जाता है। बांग्लादेश के लिए वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स के लिए भी और फिशिंग के लिए भी। तो दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़ा इशू उस वक्त हुआ जब इंडिया ने गंगा रिवर के ऊपर एक डैम बनाया जिसे कहते हैं फराक्का बराज जो है वो बनाया। उस बराज के बनने की वजह से बांग्लादेश में जो गंगा का पानी आ रहा था वेस्ट बंगाल के थ्रू, उसकी सप्लाई जो है वो बंद हो गई, जिसके नतीजे में बांग्लादेश को एक ट्रीटी साइन करना पड़ी इंडिया के साथ। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी हुई थी, इस तरह बांग्लादेश और उनकी गैंगेज वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 में हुई। और इस ट्रीटी के नतीजे में बांग्लादेश को जो पहले पानी की सप्लाई हो रही थी वो कम हो गई। मौजूदा जो इस वक्त इशू है वो ट्रीस्टा रिवर इशू है। ट्रीस्टा जो है वो ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा दरिया है, वो उसका एक ट्रिब्यूटरी है और इसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये इंडिया से बांग्लादेश में आ रहा है, तो इनके दोनों कंट्रीज के दरमियान एक डिस्प्यूट है। अब हम आए इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के दरमियान। नेपाल जैसे कि आप देख सकते हैं दो बड़ी पावर्स के दरमियान जो है वो सैंडविच हुआ है। एक तरफ उसके इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना है। अब नेपाल जो है वो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, यानी कि सी तक उसकी एक्सेस नहीं है, तो अपने फॉरेन ट्रेड के लिए वो इंडिया और चाइना पे डिपेंडेंट रहा है। खासतौर पे इंडिया जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों कंट्रीज के दरमियान भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। एक बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो काला पानी टेरिटरी पे ऊपर है। काला पानी टेरिटरी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो इस जगह पे है जहाँ चाइना, इंडिया और नेपाल जो है वो मिलते हैं, इनका ट्राई जंक्शन है। काला पानी टेरिटरी इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन इस पे नेपाल का भी क्लेम है। दूसरी जो टेरिटरी है वो है सस्ता टेरिटरी जो सदर नेपाल में है। करंटली इस वक्त ये नेपाल के कंट्रोल में है, लेकिन इस पे जो है वो इंडिया अपना क्लेम लगाता है। इसके अलावा नेपाल जो है उसने ओवर द ईयर चाइना के साथ रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। इनके दरमियान ट्रांजिट ट्रीटी भी साइन हुई और फिर 2017 में नेपाल ने चाइना के साथ का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी ज्वाइन कर लिया और दोनों कंट्री जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। अब इंडिया जो है जो रीजनल कंट्री हैं बाकी, उनके जो चाइना के साथ ग्रोइंग रिलेशनशिप हैं ख़ासतौर पर BRI की वजह से, तो इसको चीज़ को इंडिया जो है वो पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ये समझता है कि ये उसकी टेरिटरी है साउथ एशिया जिसमें चाइना जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। और यह इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते चलें कि इंडिया इज़ द ओनली साउथ एशियन कंट्री जिसने BRI को अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अब हम कुछ बात करेंगे सार्क के ऊपर। सार्क जो है वो 1985 में इसका चार्टर जो है वो साइन हुआ था और ये सेटअप हुआ था। इसके 8 मेंबर हैं, जैसे आपको बताया उसका सेक्रेटेरिएट जो है काठमांडू नेपाल में है।
सार्क के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि इंक्रीज सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। और सार्क के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें इक्वालिटी और नॉन इंटरफेरेंस है, यूनानिमिटी बेस्ड डिसीजन के तमाम फैसले जो हैं वो तभी होंगे जब तमाम मेंबर्स एग्री हों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सार्क में है, चार्टर में है, कि बायलैटरल या कंटेंशियस इशू है, जैसे इंडस वाटर्स का इशू हो गया या कश्मीर इशू है, ये सार्क के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं हो सकते। सार्क के एरियाज ऑफ कॉपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ट्रेड में भी एक ट्रेड एग्रीमेंट है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे सेफ्टा कहते हैं, जो कि 2006 में साइन हुआ था। और 8 के 8 मेंबर कंट्री जो हैं उसके सार्क के उसके भी मेंबर्स हैं। इसके अलावा रीजन में एक और एग्रीमेंट है, उसे कहते हैं सेटिज या साउथ एशियन ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट, जो कि 2012 में साइन हुआ था। इसके अलावा सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, जो कि 1992 में जिन्हें स्टार्ट किया था और उसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। इसका मकसद जो प्राइवेट सेक्टर है सार्क कंट्रीज़ का, उनके दरमियान कॉपरेशन को प्रमोट करना। लेकिन बेसिकली सार्क में इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान सार्क की लार्जेस्ट दो इकोनॉमीज़ हैं और ट्रेडिंग नेशन है, और क्योंकि इन दोनों के दरमियान बहुत कम ट्रेड है, इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत ना होने के बराबर हैं, यही वजह है कि सार्क में भी इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सके। इंडिया पाकिस्तान में पहले भी ट्रेड बहुत कम था, और जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस जो वो कंट्रोल करता है इंडिया, उसका स्टेटस जब उसने चेंज किया था, तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड तकरीबन रुक गया था। उस फार्मास्यूटिकल के या कुछ केमिकल्स के ट्रेड नहीं हो रहा था। लेकिन और उसके बाद जब कुछ अर्सा पहले जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब ट्रेड बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जहाँ पे फुल ट्रेड हुआ था वो 2018 था, और इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड जो था 2018 में भी वो सिर्फ बहुत कम था, तकरीबन 2 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ज़्यादा ट्रेड इंडिया पाकिस्तान में नहीं था। इसके अलावा सार्क का जो लास्ट समिट था वो नेपाल में 2014 में हुआ था। नेक्स्ट समिट 2016 में पाकिस्तान में होना था, उसकी डेट्स भी अनाउंस हो गई थी, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान अटेंड करने के, जिसकी वजह से ये समिट जो है पोस्टपोन हो गया। उसके बाद से अब तक यानी कि तकरीबन 9 साल हो गए हैं, तो ये समिट जो है नहीं हो सका। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है समिट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग, वो रीजनल ब्लॉक की नहीं हो रही, तो उसकी इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से कर सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि सार्क या एक ओवरऑल इकोनॉमिक कॉपरेशन जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वो तब तक नहीं हो सकती जब तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज नहीं होते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कमेंट्स हैं तो वो भी मेरे साथ काइंडली शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।